नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी खबरें महत्वपूर्ण रही इस सप्ताह, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, ऑक्सफैम रिपोर्ट है और ये बताती है कि कितनी अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2023 में मुख्यतः। साथ ही ये ऑक्सफैम रिपोर्ट जब आती है तो वस्तुतः ये विश्व आर्थिक मंच की बैठक से सामान्यतः पहले आती है। तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने जा रही है और इससे पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, जो कि गरीबी और आर्थिक असमानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालती है। इसलिए विश्व आर्थिक मंच के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना, किस प्रकार से यह अस्तित्व में आया था और यह संगठन किस प्रकार से काम करता है, इसके विषय में भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच पर विस्तार से बात करेंगे। एक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है जो बताती है कि स्तन कैंसर में बढ़ोतरी किस प्रकार से पारिवारिक खर्च को बढ़ाती है, यानी परिवार पर आर्थिक दबाव डालती है। तो कैंसर जैसी स्थिति से न केवल व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। तो स्तन कैंसर एक बहुत ही बढ़ती हुई चुनौती है, इसका किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव होता है इस पर एक नजर डालेंगे। साथ ही सरकार ने जूट पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार से बढ़ा है, जूट से जुड़े हुए कितने किसान हैं और कितने मजदूर हैं, यानी जूट की जो खेती है वो कितने लोगों को प्रभावित करती है और एमएसपी से कितने लोगों को फायदा होगा, इस विषय पर भी प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी और सबसे पहले देखते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट जो बताती है कि अरबपतियों की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में वैश्विक अरबपतियों की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है? $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। $2 ट्रिलियन का मतलब कितना हुआ? 2000 अरब डॉलर। 1 ट्रिलियन में कितना होता है? 1000 अरब होता है। तो इसलिए 2000 अरब आप कह सकते हैं कि डॉलर का इजाफा अरबपतियों की संपत्ति में हुआ है। और इनकी जो संपत्ति है, जो वैश्विक अरबपति हैं यानी विश्व में जो अरबपति हैं, उनकी संपत्ति $15 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, यानी 15,000 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है 15,000 अरब डॉलर अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति को प्रकट करती है। संपत्ति की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगातार बढ़ रही है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना तेज हो गई है। अरबपतियों की संपत्ति औसतन $5.7 बिलियन प्रतिदिन बढ़ी है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और आप एससी जैसी परीक्षा में, एथिक्स जैसी परीक्षा में आर्थिक असमानता पर उत्तर लिखते हुए इस तरह के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अरबपतियों की संख्या वर्ष 2023 में 2565 थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर के 2769 हो गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने उपस्थित होता है। असमानता और विरासत में मिली संपत्ति पर भी कुछ महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है और रिपोर्ट में कहा गया है ऑक्सफैम की। यहां पर ऑक्सफैम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑक्सफैम का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सफैम का फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑन फैमिन रिलीफ। इसका ये फुल फॉर्म है और ये गरीबी और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करती है और एक इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। ये क्या कहती है रिपोर्ट? अरबपतियों की 60% जो संपत्ति है वो विरासत यानी इनहेरिटेंस, एकाधिकार शक्ति यानी मोनोपोली पावर और सांठगांठ, जिसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो बिजनेस के, राजनीतिक और प्रशासनिक जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ सांठगांठ से अर्जित की हुई संपत्ति है, उसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं आप क्रोनी कैपिटलिज्म को। तो विरासत, एकाधिकार शक्ति और सांठगांठ से 60% संपत्ति अरबपतियों ने प्राप्त की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस संपत्ति का अधिकांश हिस्सा बिना किसी मेहनत के प्राप्त किया गया है। तो यह रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। रिपोर्ट की अरबपतियों की 36% संपत्ति जो है वो विरासत में मिली है। 30 वर्ष से कम उम्र के जो सभी अरबपति हैं, इन्होंने अपनी संपत्ति किसी न किसी रूप में विरासत से हासिल की है, यानी या तो उनके माता पिता ने या उनके दादा के पास इतनी संपत्ति थी और उसी संपत्ति को इन्होंने हासिल किया है। 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी अरबपति हैं वो विरासत 36%
जो संपत्ति है अरबपतियों की वो विरासत में मिली है, और 30 वर्ष से कम उम्र के सभी अरबपति ऐसे हैं जिनको विरासत में ही संपत्ति प्राप्त हुई है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली से वर्ष 2023 में ग्लोबल नॉर्थ के जो समृद्धतम 1% लोग हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ से हर घंटे 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली है, जो अपने आप में औपनिवेशिकवाद की वर्तमान में चल रही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। जब हम उपनिवेशवाद का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण करना। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशवाद की खत्म होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी भी ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संचालन में है। और इसका सीधा सा मतलब है कि विश्व के जो धनी देश है और धनी देशों में भी जो सबसे समृद्धतम लोग हैं, वो वैश्विक स्तर पर संचालित फाइनेंशियल सिस्टम से इस प्रकार से फायदा उठा रहे हैं कि जो पिछड़े हुए देश हैं, जिनको सामान्यतः आप ग्लोबल साउथ के रूप में भी परिभाषित करते हैं, वहां से संपत्ति का एक तरह से निष्कासन लगातार कर रहे हैं। और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो एक सामान्य रूपरेखा आप इसकी इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। दक्षिण में बढ़े हुए जो सामान्यतः दक्षिण ग्लोब, जो पृथ्वी का ग्लोब है उसके दक्षिण में स्थित है, तो इसमें लैटिन अमेरिका का क्षेत्र आ जाता है, अफ्रीका का बड़ा क्षेत्र आ जाता है, और एशिया का भी इसमें बड़ा क्षेत्र होता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया का ऊपरी हिस्सा और ये ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर रहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां पर भी प्रस्तुत किया गया है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली से वर्ष 2023 में जो ग्लोबल नॉर्थ के समृद्धतम धनी लोग हैं, उन्होंने समृद्धतम 1% लोग हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ से हर घंटे 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद की तरफ इशारा करती है, सामाजिक आर्थिक शोषण की तरफ इशारा करती है। यानी औपनिवेशिकता का तत्व किसी न किसी प्रकार से अभी भी बना हुआ है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अरबपतियों द्वारा अर्जित अधिकांश जो संपत्ति है वो विशेष रूप से यूरोप में ऐतिहासिक औपनिवेशिकता और गरीब देशों के शोषण से संबंधित है। यूरोप में अर्जित अरबपतियों द्वारा अर्जित सब जो संपत्ति का बड़ा भाग है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक औपनिवेशिकता से निकलता है। यानी यूरोप ने अलग अलग देशों में जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, जो साम्राज्यवाद स्थापित किया, और साम्राज्यवाद के आधार पर अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाकर जो वहां का सामाजिक आर्थिक शोषण किया, उसी से ये सारा धन निकाला गया है विशेषतः अरबपतियों द्वारा, और गरीब देशों के शोषण पर ही आधारित इनकी पूरी संपत्ति है। आज भी दक्षिणी देशों से, यानी जो ग्लोबल साउथ में स्थित देश हैं, उत्तर के समृद्धतम जो देश है और उनके जो नागरिक हैं वो संपत्ति लगातार निकाल रहे हैं। यानी ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ संपत्ति का प्रवाह लगातार जारी है, जो कि असमानता को बढ़ाता है, इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। साथ ही इसमें अब तक हमने बिलियनियर का नाम सुना है, अब हम ट्रिलियनियर का भी नाम सुन सकते हैं। यानी ऐसे भविष्य में ऐसे व्यक्ति भी हमारे सामने आ सकते हैं जिनकी जो एक व्यक्ति की संपत्ति है वो 1000 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाए। ऐसे भी हम देख सकते हैं, अगले दशक में ऐसी स्थितियां देख सकते हैं। यानी ट्रिलियनियर का उदय हो सकता है और एक ओलिगार्की जैसी स्थिति आ सकती है, यानी कुछ ऐसे धनी लोग हो सकते हैं जो कि पूरे सिस्टम को संचालित करें। अरबपतियों की संपत्ति संचय की जो दर है वो लगातार तेज हो गई है और अनुमान है कि अगले दशक में कम से कम 5 ट्रिलियनियर देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनकी पर्सनल जो संपत्ति है वो 1000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक छोटे से संपन्न वर्ग का नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है, जो असमानता को बढ़ाता है और अधिकांश लोगों के लिए आर्थिक प्रगति को कमजोर करता है। और जब वैश्विक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक छोटे से संपन्न वर्ग का नियंत्रण बढ़ता है, तो इस स्थिति को हम किस रूप में परिभाषित करते हैं? ओलिगार्की के रूप में परिभाषित करते हैं। अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल रशिया के संदर्भ में किया जाता है, रूस के संदर्भ में किया जाता है, और वहां पर यह माना जाता है कि जो बड़े बड़े आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ही कुछ संपन्न लोगों का नियंत्रण है, जो कहीं ना कहीं रशिया में ओलिगार्की की स्थिति को प्रकट करता है। महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कहती है? असंगठित क्षेत्र में महिलाएं जैसे घरेलू श्रमिक के रूप में या पारिवारिक श्रमिक के रूप में अपने पुरुष श्रमिक समकक्षों की तुलना में अधिक संवेदनशील है। उच्च आय वाले देशों में प्रवासी
श्रमिकों की जो आमदनी है वो स्थानीय नागरिकों से औसतन 12.6% कम होती है, जबकि प्रवासी महिलाओं के लिए ये वेतन अंतर 20.9% है, जो महिलाओं की कमतर स्थिति को प्रकट करता है। ऑक्सफैम ने इस असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी लगातार ध्यान केंद्रित करने की बात कही है और कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो ये असमानता है इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशिष्ट उपहार लेकर के आया है। क्या है विशिष्ट उपहार? विशिष्ट उपहार है दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर आपको 24 से 26 जनवरी तक 40% का डिस्काउंट मिल रहा है और उसी प्रकार से बुक्स और डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर आपको 25% का डिस्काउंट 24 से 26 जनवरी तक मिलेगा। इसके लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और साथ ही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 8750187501 और इस विशिष्ट उपहार का फायदा उठा सकते हैं और सफलता की दिशा में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब अगले टॉपिक को देखते हैं जो विश्व आर्थिक मंच से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये फोरम या मंच वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर यानी रीजनल स्तर पर और उद्योग एजेंडा को आयाम देने का कार्य करता है। किस प्रकार से आयाम देने का कार्य करता है? समाज के अग्रणी, समाज के अग्रिम पंक्ति पर स्थित राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ताओं यानी एक्टर्स को शामिल करके, स्टेक होल्डर्स को शामिल करके ये इस प्रकार का काम करता है कि वैश्विक क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग एजेंडा को एक आयाम देता है, एक पहलू देने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यह किस प्रकार से अस्तित्व में आया था? स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। स्थापना करने में किसका प्रमुख रोल था, या आप ये कह सकते हैं कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी? एक जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको मूल रूप से यूरोपियन प्रबंधन मंच यानी यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में जाना जाता था। यूरोपियन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये नाम बाद में आया है, पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से ही इसे जाना जाता था। जो प्रोफेसर क्लॉस श्वाब थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी पूंजीवाद से संबंधित। क्या अवधारणा थी? हितधारक पूंजीवाद यानी स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। क्या कहता है ये? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पूंजीवाद का एक मुख्य रूप, पूंजीवाद का एक प्रमुख रूप, एक रूप जिसमें कंपनियां न केवल शेयर धारकों के अल्पकालिक लाभ के लिए काम करती हैं, उनके अनुकूलन एडेप्टेशन के लिए काम करती हैं, बल्कि सभी हितधारकों, सभी स्टेक होल्डर्स और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रूप से मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से विस्तार होता है और जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं हितधारक पूंजीवाद। इसका विकास यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे सामने किस तरह से अस्तित्व में आया, उसकी घटना को देख लेते हैं। वर्ष 1973 में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तो ब्रेटन वुड्स जो निश्चित विनिमय दर तंत्र था उसका पतन हुआ, यानी सामान्य तौर से जब एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय होता है तो अगर उसका रेट फिक्स कर दिया जाए तो उस रेट फिक्स को हम निश्चित विनिमय दर के नाम से जानते हैं। तो इस व्यवस्था का पतन हुआ 1973 में और साथ ही 1973 में अरब इजराइल युद्ध भी हुआ। इसके कारण ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पहली बैठक होती थी, जो यूरोपियन मंच के रूप में होती थी, ये वार्षिक बैठक ने प्रबंधन से लेकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तक अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी अपने दायरे को व्यापक कर दिया। 2 वर्ष बाद यानी 1975 में संगठन ने विश्व की 1000 अग्रणी कंपनियों के लिए सदस्यता की एक प्रणाली शुरू कर दी, एक सिस्टम शुरू कर दिया और वर्ष 1987 में यूरोपियन प्रबंधन मंच औपचारिक रूप से विश्व आर्थिक मंच बन गया। कब बना विश्व आर्थिक मंच औपचारिक रूप से? 1987 में बना, जिसने संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का फैसला किया और सभी अलग अलग मुद्दों को कवर करने का अलग अलग सेशन में प्रयास किया।
वर्ष 2015 में मंच को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई और इस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हमारे सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके वित्त पोषण से संबंधित यानी इसकी फंडिंग से संबंधित भी एक व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। जो विश्व आर्थिक मंच है, ये मुख्य रूप से साझेदार निगमों द्वारा समर्थित है और अमूमन इसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहता है। इसकी वार्षिक बैठक कहां होती है? वार्षिक बैठक इसकी दावोस में होती है। और प्रतिभागियों में कौन कौन शामिल होता है? निवेशक यानी इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं, व्यापारिक नेता शामिल होते हैं, राजनीतिक नेता भी शामिल होते हैं, इकोनॉमिस्ट शामिल होते हैं, मशहूर हस्तियां शामिल होते हैं, यानी अर्थशास्त्री और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपके लिए बैच से संबंधित सूचना है। दृष्टि आईएएस संस्थान की अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कहां कहां प्रारंभ हो रहे हैं? प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। नोएडा में बैच 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा 11:30 बजे सुबह। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इन बैचेस में एडमिशन लेकर के अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपनी तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्तन कैंसर के आर्थिक प्रभाव से संबंधित है। भारत में बढ़ती हुई स्तन कैंसर के मामलों का आर्थिक प्रभाव क्या है, इस पर यह टॉपिक है। वर्ष 2030 तक भारत में स्तन कैंसर का जो आर्थिक बोझ है वो प्रति वर्ष 19.55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो अपने आप में एक गंभीर स्थिति को प्रकट करता है। और 2021 में यह कितना था? 8 बिलियन डॉलर था, जो अपने आप में कितनी बड़ी बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। लगभग 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी को प्रदर्शित कर रहा है। हर साल 50,000 नए मामले बढ़ने का अनुमान है और मामलों में जो सालाना वृद्धि है वो 5.6% की है। आर्थिक दबाव किस पर पड़ता है? मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी पहुंच जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां तक नहीं है, तो उसे दूर तक जाना पड़ता है। और साथ ही जो डायग्नोस्टिक है, जो डायग्नोसिस है, जो बीमारी की पहचान है, उस पहचान में भी समय लग जाता है, जब कई स्टेज ज्यादा आगे बढ़ जाता है कैंसर। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को इसका भुगतान करना पड़ता है और साथ ही आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उस पर यह आर्थिक दबाव पड़ता है, जहां इलाज के खर्चे भारी वित्तीय बोझ पूरे परिवार पर डाल देते हैं। स्तन कैंसर के बढ़ने के कारण क्या है? मामलों में वृद्धि के पीछे के कारणों में आनुवंशिक प्रवृत्ति माना जा रहा है, यानी जो जेनेटिक एक तरह से पूरा पूल चला रहा है पिछली पीढ़ी से, जिसके लिए BRCA1 और BRCA2 जीन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार से मोटापा, खराब जीवन शैली, धूम्रपान और शराब जैसी चीजों को भी इसका कारण माना जा रहा है कि ये कारण हो सकते हैं स्तन कैंसर में बढ़ोतरी के। इसी प्रकार से भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में स्तन कैंसर के मामलों में एक बड़ा हिस्सा 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में पाया जा रहा है। देरी से निदान यानी जो डायग्नोसिस है, जैसा कि अभी आपको बताया था कि बीमारी की जो पहचान है, बीमारी का पता ही बहुत अगली स्टेज में पता चलता है, जब कई स्टेज क्रॉस कर जाता है कैंसर। और उपचार यानी ट्रीटमेंट कैंसर के इलाज की लागत बढ़ा देते हैं और रोगी के जीवित रहने की दर को भी प्रभावित करते हैं। यानी जब कैंसर अगली स्टेजेस में चला जाता है, तीसरी और चौथी स्टेज में चला जाता है, तो बेहद ज्यादा मुश्किल होता है उसको ठीक करना और साथ ही इलाज पर खर्च भी बेहद ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका परिवार को आर्थिक बोझ के रूप में वहन करना पड़ता है। आर्थिक और स्वास्थ्य बोझ को कम करने के लिए कई तरह की सिफारिशें रिपोर्ट में आई हैं। अध्ययन है एक प्रकार का। अध्ययन ने नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया है, यानी इसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। जैसे उच्च जोखिम वाली जनसंख्या, यानी जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह की अन्य बीमारी से पीड़ित है, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज या मोटापे से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए नियमित स्क्रीनिंग की सिफारिश की गई है। प्रारंभिक निदान यानी प्रारंभिक स्तर पर ही बीमारी को डायग्नोस करना, स्वास्थ्य बीमा तक अपनी पहुंच को बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने जैसे उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
सरकार को स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश करना चाहिए, ये बात कही गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और एआई आधारित निदान प्रौद्योगिकियों को पेश करना चाहिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजीज है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मरीज में बहुत पहली स्टेज में ही कैंसर जैसी स्थितियों का पता लगाया जा सके, ताकि उनकी लागत भी कम हो और बीमारी ठीक भी हो सके, उनकी जीवित रहने की दर को भी बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है। किस पर बढ़ाया है? जूट पर बढ़ाया है। एमएसपी का मतलब क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, यानी इतनी कीमत पर कम से कम इसकी खरीदारी सरकार द्वारा, सरकार की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा की जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का जो एमएसपी है वो 5,650 प्रति क्विंटल 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से 315 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। नई एमएसपी से उत्पादन की जो औसत लागत है उस पर 66.8% लाभ मिलेगा, जो जूट किसानों के लिए लाभकारी होगा। ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है। सरकार का जूट उत्पादकों के प्रति ये समर्थन भी प्रदर्शित करता है। एमएसपी की जो वृद्धि है वो सरकार की नीति के अनुरूप मानी जा रही है, जिसके अनुसार एमएसपी को भारत के औसत उत्पादन का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाना चाहिए। यह सामान्यतः कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जैसा कि 2018-19 के बजट में घोषणा की गई थी कि एमएसपी इतना होना चाहिए कि वो उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की कीमत हो उसकी। सरकार ने वर्ष 2014-15 में 2400 रुपए प्रति क्विंटल से 2025-26 में 5,650 रुपए प्रति क्विंटल जूट किया है, जो कि जूट के एमएसपी में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को प्रदर्शित करता है 2014-15 से लेकर 2025-26 में, और जो 2.35 गुना की अपने आप में वृद्धि है। 2014-15 से 2024-25 तक सरकार ने जूट किसानों को एमएसपी सहायता के तहत 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिससे किसानों और जूट की खेती में लगे मजदूरों को फायदा हुआ है। जूट किसानों और जूट के उद्योग पर इसका किस प्रकार से प्रभाव है? जूट की खेती से लगभग 40 लाख किसान परिवारों का जीवन यापन जुड़ा है, और जो जूट के मिल हैं और जूट से होने वाला व्यापार है उसमें 4 लाख श्रमिकों को भी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जूट उत्पादन का 82% हिस्सा पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि असम और बिहार इसमें 9% का योगदान देता है। भारत सरकार ने यह बात कही है कि भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन संचालन की पूरी प्रक्रिया में जो नोडल एजेंसी है उसके रूप में काम करती रहेगी, और यदि किसी प्रकार का घाटा होता है जूट उत्पादकों को तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई भी करने का प्रयास करेगी, जिस प्रकार से भारतीय जूट निगम कहेगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, ऑक्सफैम के अनुसार अरबपतियों की संपत्ति में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 या 2024। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स, क्लॉस श्वाब, जैक मा या मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि का या के प्रमुख संभावित कारण कौन सा या से हैं? आपके ऑप्शन है आनुवंशिक प्रवृत्ति, मोटापा और खराब जीवन शैली, धूम्रपान और शराब का सेवन या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।